नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के 9:15 बज चुके हैं। 9:15 बजे का जो समय होता है वो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेशन का समय होता है। इसमें नागरिक शास्त्र के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूँ। इस समय जो है दोस्तों, हम लोग टीजीटी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कर रहे हैं और आज का जो हमारा पेपर होगा वो वर्ष 2005 का टीजीटी का पेपर होगा। वर्ष 2005 के टीजीटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग करेंगे। तो चलिए, कई सारे लोग जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सभी लोगों को दोस्तों गुड इवनिंग, नमस्कार। राकेश कुमार भारती जी गुड इवनिंग। दीपा जी गुड इवनिंग। सुरन जी नमस्कार। अभय प्रताप जी प्रणाम आप सभी लोगों को। चलिए, राकेश जी गुड इवनिंग। स्टूडेंट, चलिए आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। दोस्तों, एक बार आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। लाइक और शेयर करने में आप लोग बिल्कुल भी जो है दोस्तों संकोच ना करें। अभी थोड़ी सी अब अनियमितता चल रही थी, लेकिन अब कोई भी अनियमितता आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब नियमित रूप से आपकी क्लास चलेगी और मंडे से सारी की सारी क्लासेज आपके स्टार्ट हो जाएंगी। जितनी सारी क्लासेज बंद पड़ी हुई हैं दिसंबर से, वो सारी की सारी क्लासेज अब जो हैं वो आपकी मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब आप लोगों को बिल्कुल भी इसके लिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं दोस्तों, अब चलेंगे अपने सेशन की तरफ और सेशन की तरफ चलें उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की भी क्लास जो है आप लोगों की अब शुरू हो जाएगी। साथ में सामान्य अध्ययन की भी क्लास स्टार्ट होगी और टेस्ट सीरीज भी इस संडे को आपका जो होगा वो कराया जाएगा। तो आप लोग टेस्ट सीरीज के लिए अपनी तैयारी करते रहिए। अब आज मैं देखूंगा, आज क्या मतलब कल मैं देखूंगा कि क्या क्या मैंने आप लोगों को करा दिया है और उसके आगे का टॉपिक क्या है। तो कल मैं आप लोगों को टॉपिक भी बता दूंगा कि किस टॉपिक से आप लोगों का टेस्ट सीरीज होगा। जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, आप सभी लोग जो है दोस्तों 500 रुपए मात्र इसके लिए फीस है। आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके पूरे कंप्लीट सिलेबस का टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा और इसमें जितने भी प्रश्न मिलेंगे वो सब के सब मॉडरेट मिलेंगे। 10-20%, 30% प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर के मिलेंगे और 70% प्रश्न जो मिलेंगे वो मॉडरेट मिलेंगे। क्योंकि आजकल जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, यदि आप उनको ध्यान से उनके पेपर को देख रहे हो तो पिछले 1 साल से ये ट्रेंड बदला हुआ है कि अब हर परीक्षा में जो है मॉडरेट प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल जो पहले की तरह से 50-50 या 50-60 40-60 का जो रेशियो रहता था, 60% प्रीवियस ईयर से पूछ लिए जाते थे विभिन्न एग्जामों के, किसी एक एग्जाम के नहीं, और 40% जो है प्रश्न कुछ नए होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। प्रश्न तो वही पूछे जा रहे हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि प्रश्न जो है वो बदल दिए गए हैं या टॉपिक कुछ बदल गया है। सब कुछ वही है, बस प्रश्नों को जो है वो थोड़ा-सा मॉडरेट बनाया जा रहा है कि आपको उलझाया जा सके। तो उसके लिए आप सभी लोग जो है वो तैयारी करिए मॉडरेट प्रश्नों के लिए और उस मॉडरेट प्रश्नों की तैयारी में ये टेस्ट सीरीज जो होगा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, आप लोगों की मदद करेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, आप लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाइए, वहां से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। यदि कोई भी आपको समस्या आती है तो आप 7007701847 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और या आप जो है कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं यदि आवश्यक हो तो। चलिए, दीपा द्विवेदी जी कह रही हैं कि संडे को टाइमिंग टेस्ट जो है वो 2 बजे के बाद अपलोड होता है। आप लोग उसके बाद कभी भी टेस्ट को दे सकते हैं। 2 बजे के आसपास आपका 2-2:30 बजे के आसपास टेस्ट अपलोड हो जाता है। अपलोड होने के बाद मेरा प्रयास है, मैं यही चाहता हूं कि आप लोग तुरंत टेस्ट दें, क्योंकि यदि तुरंत आप लोग टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको आंसर की भी उपलब्ध करा दूंगा उसकी, तो आप लोग अपना आंसर चेक भी कर पाएंगे। चलिए, फिलहाल के लिए अब कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं या बहुत आवश्यक हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा क्लास के समय में आप लोग कॉल नहीं करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मंडे तक आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं, रात के 9:15 बजे से 10:30 बजे तक के बीच को छोड़ के, क्योंकि अभी मंडे तक अभी कोई क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है। अब मैं थोड़ा सा व्यवस्थित होके मंडे से आपकी सारी क्लासेस को स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न और बहुत ही आसान सा प्रश्न आप लोगों के सामने है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है, आपको बताना है क्या है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य। पंचायत राज की स्थापना, राज्यों के पक्ष में अधिक आर्थिक विकेंद्रीकरण, नौकरशाही संरचना में शक्ति का विकेंद्रीकरण, सरकार के 3 अंगों
बंटवारा। उत्तर करेंगे और चलिए ए विकल्प के लिए आप सभी का उत्तर आना शुरू हो गया है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत जो है वो किस समिति की सिफारिश पे और किस वर्ष से हुई है? आप लोग एक बार तेजी से कमेंट करके बताएंगे। चले भैया। तो सभी लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1957 में जो है एक कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया जिसे आप लोग मेहता कमेटी कहते हैं या बलवंत राय मेहता मेहता समिति के नाम से जानते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने जो है दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत का सुझाव दिया था 1957 में, और इसी के साथ जो है वो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से सीधा सा जो मतलब है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से है। आपका उत्तर ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप ए विकल्प के साथ जाएंगे। ईयर जरूर आप लोग याद रखेंगे, 1957 आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था 1950 में, 1952 में, 1951 में या 1953 में। किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिए। अभय प्रताप जी कह रहे हैं कि बफरिंग हो रही है। ऐसी कोई समस्या तो नहीं है अभय जी? बाकी किसी को भी इस तरह की समस्या आ रही है? चलिए तेजी से उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए। चलिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत क्यों करनी पड़ी? ये इसका आप लोग एक बार माफ करिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ जो है वो किस वजह से किया गया? यदि आप में से कोई उत्तर देना चाहे तो आप दे सकते हैं। चलिए भैया। चलिए दीप शिखा जी, राधे राधे। चलिए बहुत ही बढ़िया। आप सभी का उत्तर जो है इसमें 52 के लिए आ रहा है। जितने सारे लोग इसमें 1952 की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1952 में जो है दोस्तों आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वो लोकतांत्रिक विधियों में जो है अधिक विश्वास करते थे। इनका मानना ये था कि जो सरकारी योजनाएं हैं या जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं को गांव के लोगों तक यानी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है, और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो है वो प्रारंभ वर्ष 1952 में किया गया पंडित नेहरू के द्वारा। तो आपका उत्तर जो होगा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरे विकल्प के लिए, जो लोग इसमें दूसरे विकल्प की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है धर्म धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है भैया? धर्म की राजनीति से पृथकता, धार्मिक स्वतंत्रता, राज्य का कोई धर्म न होना, धार्मिक समानता। तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सीधा सा प्रश्न है, कहीं कोई इसमें समय लेने की जरूरत नहीं है। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब राज्य का या व्यक्ति का कोई धर्म नहीं, माफ करिएगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। व्यक्तियों का अलग अलग धर्म हो सकता है लेकिन राज्य किसी एक धर्म विशेष का जो है वो समर्थन नहीं करेगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। इसे जो है वो धर्मनिरपेक्षता के रूप में भारत में व्याख्यायित किया गया है। उत्तर आपका तीसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों में मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? मतों के आधार पर कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त होने के बाद से किसी पार्टी को जो है वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है? आप लोग एक बार उत्तर करेंगे। चले यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को आप लोग एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। जो मैं आप लोगों को होमवर्क दिया करता हूं, तो आज का पहला होमवर्क है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किस किस प्रकार से मिलता है, कौन कौन सी विधि है इसके लिए, भारतीय संविधान में कौन कौन सी विधि का उल्लेख किया गया है। इसको एक बार आप लोग पढ़ेंगे और उसका शॉर्ट नोट्स एक बार जरूर बनाएंगे, क्योंकि परीक्षा में अधिकतम संभावना होती है कि यहाँ से पूछ लिया जाए। पे आपको दिया हुआ है मतों के आधार पर कितने राज्यों में, तो 4 राज्यों में जो है दोस्तों यदि किसी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, चारों राज्यों में यदि राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त है तो ऐसी पार्टी को जो है वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा
दे दिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। उत्तर जो होगा आपका दूसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इसमें दूसरे विकल्प के साथ जा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? आपको बताना है तेजी से उत्तर करके। चले भैया, आसान सा प्रश्न है ये, बच्चों वाला प्रश्न है, जो भारतीय संविधान जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको आपके पहले सप्ताह की तैयारी में ही आपको ये सारी चीजें मिली होंगी। चले भैया, उन लोगों को सभी सूचियों के विषयों के बारे में पता है, किस सूची में कितने विषय हैं। सातवीं अनुसूची में जो है दोस्तों, माफ करिएगा, सातवीं अनुसूची में आपके केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा जो है वो किया गया है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न में दूसरे विकल्प के साथ जा रहे हैं, आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लिखित है? संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लिखित है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? एक बार तेजी से आप लोग शेयर करिए पहले वीडियो को। चलें, दीप शिखा जी का उत्तर आ रहा है, संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय है। बहुत ही अच्छी बात है। चलें, आप लोग बताएंगे इस प्रश्न के लिए आसानी से आप सभी के। अब चूंकि प्रीवियस ईयर पेपर है तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, आप लोगों के लिए जो प्रश्न पूछा गया है वही आप लोगों को करा रहा हूं। तो 368 अनुच्छेद 368 जो है वो भारतीय संविधान में आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। जो लोग इसमें दूसरे विकल्प के साथ जा रहे हैं उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न दिया है, जहां पे व्याख्या की जरूरत होगी वहीं करूंगा, अनावश्यक व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न कम से कम 20 बार आप लोगों ने कर रखे होंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया है भारत संघात्मक है या नहीं है, ऑस्ट्रेलिया संघात्मक है या नहीं है, अमेरिका संघात्मक है या नहीं है, ब्रिटेन संघात्मक है या नहीं है। आपको बताना है इसमें से, और जो संघात्मक नहीं है वह किस तरह की व्यवस्था है वहां पे, इसके लिए भी उत्तर करिएगा। बस एबीसीडी करने से काम नहीं चलेगा। चलें, डी और सी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। कुछ लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं, तो आप लोग बता दीजिए। यदि व्यवस्था संघात्मक नहीं है अमेरिका या ब्रिटेन में, तो वहां पे कौन सी व्यवस्था है? अब इतना समय आप लोग लेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, तो जो लोग इसमें ब्रिटेन की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। ब्रिटेन में संघात्मक व्यवस्था न होके एकात्मक व्यवस्था है। यहाँ पे आपको एकात्मक व्यवस्था देखने को मिलेगी, तो आपका उत्तर जो हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो आपका चौथा विकल्प या अंतिम विकल्प जो है डी विकल्प, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपको दिया है, लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है। चलिए भैया, एक बार इस प्रश्न को मैं और करा चुका हूं, और उस बार बीसीओ लोगों ने इस प्रश्न को गलत किया था। इस बार देखते हैं कितने सारे लोग इस प्रश्न को सही करते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी बता दीजिए भैया। चलें, पोर्ट ब्लेयर के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है, इसमें से कई सारे लोग पोर्ट ब्लेयर की बात कर रहे हैं। चलें, तो मुझे उम्मीद थी कि एक बार फिर से आप लोग जो है काफी सारे लोग इस प्रश्न को गलत करेंगे। अब मैं आपसे कहूं कि आप लोगों को अपने देश के राज्यों की राजधानी के बारे में नहीं पता है, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा-सा आप लोगों को बुरा लगेगा। सबसे पहला काम करिएगा आप सभी लोग, जिनके भी प्रश्न गलत हो रहे हैं, सभी राज्यों और उनकी राजधानियों को ज़रूर एक बार एक पेज पे लिख लीजिएगा या 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। चलिए, इसमें से डी विकल्प सही। पोर्ट ब्लेयर की बात जितने लोग कर रहे हैं, पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार की राजधानी है।
अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यदि हम लक्षद्वीप की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है करावती या किरीबाती, जो कुछ भी आप इसको पढ़ते हो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसकी राजधानी जो है करावती। तो आप लोग इसमें डी विकल्प के साथ जाएंगे, आपका उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, गुड इवनिंग हनीफ जी। अब राजधानी आप लोगों को याद कराऊं मैं, या आपसे इंटरव्यू में ही पूछ लिया जाए 2-3 राजधानियों के बारे में और आप लोगों को न पता हो, तो इसका देखिए बहुत छोटी सी चीज है, नहीं जानते हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या की बात नहीं है। लेकिन यदि इंटरव्यू में पूछा गया और इसका जवाब नहीं दे पाए, जो लोग खास करके पीजीटी का एग्जाम देंगे और आप इसका जवाब नहीं दे पाए, तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। तो आप ऐसी गलती ना करें, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करके ना चलें। आगे बढ़ते हैं। प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था, आपको बताना है, तेजी से उत्तर करिएगा। जी, तेजी से उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए, प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया। चलिए कोई बात नहीं है, स्किप हो गया, इसीलिए तो कहता हूँ कि आप लोग रिवीजन करिए, रिवीजन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप लोग पढ़ते नहीं है, आपका पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग गलती कर देते हैं। और ये गलती, छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं वो बहुत महंगी पड़ती हैं। कोई बहुत ही टेढ़ा सा, बहुत ही टिपिकल सा प्रश्न आप यदि इंटरव्यू में या किसी के सामने उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं और क्लास में आपसे किसी बच्चे ने पूछ दिया कि सर राजधानी बता दीजिए, और आपको नहीं पता है, आप सोचिए आपके ऊपर क्या बीतेगी। या इंटरव्यू के दौरान ऐसा कोई प्रश्न पूछ लिया गया और उस समय आप जवाब नहीं दे पाए, तो आप जहाँ पे एक कठिन से प्रश्न का जवाब देंगे तो आपका 2 या 4 नंबर कटेगा। और यदि राजधानी यदि आपने नहीं बताया, आपको राष्ट्रगान याद नहीं है, आपको राष्ट्रगीत याद नहीं है, और ऐसी स्थिति में 10 गुना नंबर आपका कटता है। आप बस इतना समझ लीजिए। चलें भैया, तो प्रश्न क्या था, प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था, कार्ल मार्क्स ने, राम मनोहर लोहिया ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या राजा राम मोहन राय ने। आप सभी का उत्तर सी विकल्प के लिए आ रहा है। जो लोग इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे होंगे, प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय भारत में जो है वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू को है। जितने सारे लोग इसमें बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। आगे बढ़ जाए भैया। चलिए, अगला प्रश्न दिया है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी दलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है। तेजी से उत्तर करेंगे। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी दलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है। बहुत ही बढ़िया। चलिए भैया, तो ध्यान रखिएगा, द्विदलीय व्यवस्था कई बार बता चुका हूं क्या है इसका लाभ, या क्यों जो है वो सबसे उपयुक्त है। क्योंकि यहाँ पे जो है स्थायित्व पाया जाता है। द्विदलीय व्यवस्था में आपको स्थायित्व देखने को मिलेगा। क्यों स्थायित्व देखने को मिलेगा भैया? क्योंकि यहाँ पे गठबंधन की सरकार नहीं बनती है। गठबंधन की सरकार नहीं बनती है, और जब गठबंधन की सरकार नहीं बनती है तो 5 साल जो भी सरकार बनेगी उसके 5 साल चलने की जो है वो पूरी उम्मीद रहती है। ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक देशों में द्विदलीय व्यवस्था का जो है वो समर्थन किया जाता है। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, या आपके पेरिस में, चारों में से किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिएगा। चलें।
चलें तो बहुत ही अच्छी बात है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है, जो मेन बिल्डिंग है, वो आपके जो है वो न्यूयॉर्क में अवस्थित है और ये 72 एकड़ ज़मीन को खरीद के यहाँ पे जो है इसका निर्माण कराया गया था। निर्माण कार्य इसका पूरा हुआ था 1952 में, आप लोग ध्यान रखेंगे 1952 में यह जो है वो सचिवालय आपके न्यूयॉर्क में स्थापित हो गया था। उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें 1951 से 1956, 1947 से 1952, 1952 से 1957, 1956 से 1961। पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। चलें ए विकल्प, सी विकल्प कई सारे उत्तर आने लगे हैं आप लोगों के। बी विकल्प के लिए भी उत्तर आ रहा है। चलें तो जो लोग इसमें 1951 की बात कर रहे होंगे, 1951 से 1956 तक जो है वो पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। इसे किस नाम से, पहली पंचवर्षीय योजना का एक नाम भी है, आप लोग यदि बताना चाहें तो बता सकते हैं। कितने लोगों को पता है? अगला प्रश्न, मंडल आयोग गठित किया गया था। मंडल आयोग कब और क्यों गठित किया गया था? उत्तर करेंगे तेजी से। सन 1953 में, 1982 में, सन 1980 में या सन 1979 में? चलें तेजी से उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया। मंडल आयोग गठित किया गया था। कितने सुझाव दिए थे? कितने बिंदुओं का सुझाव मंडल आयोग ने दिया था? आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें, बहुत ही बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा, मंडल आयोग का गठन यहाँ पे गठित किया गया था पूछा है। मंडल आयोग का गठन जो है 1979 में किया गया था। 1 साल बाद 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में जो है 11 बिंदु थे। 11 बिंदु जो है इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी को पता है कि पिछड़े वर्ग से संबंधित यह जो है वो रिपोर्ट है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जब गठन पूछा जाए तो 1979, रिपोर्ट पूछा जाए तो 1980 यानी 1980। इस चीज को ध्यान रखिएगा, 11 बिंदुओं वाली रिपोर्ट मंडल आयोग ने। और इसके अध्यक्ष कौन थे भैया? अध्यक्ष का नाम बता दीजिए, मंडल आयोग के अध्यक्ष। मंडल आयोग के अध्यक्ष का नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलें आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग उन्हें वीपी मंडल के नाम से जानते हैं या बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल? आप लोग ध्यान रखेंगे, वीपी मंडल या बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इनका पूरा नाम था। उत्तर आप लोग इसमें चौथे विकल्प के साथ जाएंगे। जो लोग 1979 की बात कर रहे होंगे, उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा? चारों में से किसी एक का चुनाव करिए। अनुच्छेद सहित बताइएगा आप सभी लोग। अनुच्छेद सहित उत्तर करेंगे। सभी लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। सदस्यों की नियुक्ति पूछी है भैया। संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान जो है वो आपके अनुच्छेद 315 में दिया हुआ है। चलें, तो जो लोग इसमें बात कर रहे होंगे राष्ट्रपति की, उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, सदस्यों की नियुक्ति का जो अनुच्छेद है वो 316 है। आप सभी लोग 315 एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। जी, तो आप लोग 316 को एक बार चेक करिएगा, मेरा सुझाव रहेगा आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे, आपको बताना है गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? पहले तो सब लोग 315 की ही बात कर रहे थे आप लोग।
मुझे सबसे बड़ा कंफ्यूजन या आश्चर्य तब होता है जब गलत उत्तर पे सबका उत्तर एक आता है। सही उत्तर में सबका एक उत्तर आए, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन गलत उत्तर पे सबका एक ही उत्तर आए, ये नॉर्मल नहीं है। सामान्यतः जब कॉपी चेक की जाती है और ये देखा जाता है कि कोई आंसर गलत लिखा हुआ है और सबने एक ही आंसर को चुना है, तो इससे ये ऐसा देखने को मिलता है कि भैया आपने नकल कर रखा है। यदि आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिए हो, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया है, तो उस समय जो कॉपियाँ चेक होती हैं, उसमें देखने को मिलता है। चलें भैया चलिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक आपसे पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा कि कर्नल नासिर, मार्शल टीटो और आपके पंडित नेहरू में से तीनों में से कोई एक नाम आपको मिल जाए, तो उसका चुनाव आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि इन तीनों लोगों ने 1961 में जो है बेलग्रेड में आपके गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो है वो शुरुआत की थी। कब की थी भैया? आपके 1961 में बेलग्रेड। चलें भैया। अगला प्रश्न, राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। आप लोग उत्तर करेंगे। चलें, बहुत ही आसान सा स्टेटमेंट है। आरओ एआरओ की परीक्षा में, जीएस में भी ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, टीजीटी में भी पूछा जा चुका है। तो जो लोग इसमें केटी शाह की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। केटी शाह महोदय का कहना था कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर जो है वो किया जाए। क्यों ऐसा इन्होंने कहा था? क्योंकि यदि आपने आर्टिकल 37 पढ़ा हो तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वाद योग्य नहीं है। आप इसके लिए जो है न्यायालय नहीं जा सकते हैं। जब राज्य को इच्छा होगी, राज्य को महसूस होगा कि मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए, तब वो करेगा। यानी आपकी इच्छा से नहीं होगा, राज्य की इच्छा से होगा। इसलिए इन्होंने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है, अर्थात राज्य की इच्छा पर है। जब राज्य चाहेगा तब इसका भुगतान करेगा। उत्तर आपका केटी शाह के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। जी नीतू जी, क्लास डेली होती है। संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? आपको उत्तर करना है इस प्रश्न के लिए तेजी से और अनुच्छेद सहित उत्तर करिए। कृपा करके आप लोग संविधान वाले प्रश्नों में अनुच्छेद जरूर बताएं, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है आप लोगों को आर्टिकल को लेके कंफ्यूजन ज्यादा है, तो उस आर्टिकल को क्लियर कराना मेरी जिम्मेदारी है। आप लोग आर्टिकल बताएंगे किस आर्टिकल में इस चीज का उल्लेख किया गया है कि सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए। 1/10 के लिए सबका उत्तर आ रहा है, यानी सदन की संख्या का 10वां भाग कम से कम उपस्थित होना चाहिए। लेकिन इस चीज का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? अभय प्रताप जी का उत्तर आर्टिकल 100 के लिए आ रहा है। बाकी कोई उत्तर करना चाहेगा? चलें, दीपा द्विवेदी जी और अभय जी का उत्तर। अब में से कोई स्पेसिफिक होना चाहेगा? आर्टिकल 100 के किस पार्ट में किया गया है? चलिए, दो ही लोग उत्तर कर रहे हैं। चलिए, आप आर्टिकल 100 तक आप लोग पहुंच गए हैं, आप लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 100 है, सब आर्टिकल 3 है। यानी अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 100 का तीसरा भाग कहता है कि सदन की बैठक के लिए न्यूनतम जो सदस्यों की संख्या होनी चाहिए वो 1/10 होनी चाहिए। आपका उत्तर ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का, साम्यवाद और व्यक्तिवाद का, समाजवाद और बहुलवाद का, या व्यक्तिवाद व मार्क्सवाद का। तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ, संख्या बढ़ाइए, आप लोग संख्या बढ़ाइए, और वो आपके शेयर करने से ही होगा, करने से हो जाएगा। आप लोग करिए थोड़ा बहुत। चलें, के लिए पूछा है भैया उदारवाद के लिए। उदारवाद कौन कौन सी अवधारणा को मिला के बना है, या किसका 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 मिश्रण दिखाई देता है उदारवाद में?
तो भैया लोकतंत्र और व्यक्तिवाद दोनों के जो है वो अवशेष आपको उदारवाद में मिलते हैं। उत्तर आपका जो होगा ये ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग ए विकल्प के साथ जाइए। अगला प्रश्न आपको दिया है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शब्द दिया है आप लोगों को चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टर्न, हेराल्ड लासवेल या उपयुक्त सभी दिया हुआ है। चलिए, यदि आप सभी लोग उपयुक्त सभी की बात कर रहे हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टर्न, हेराल्ड लासवेल ये सभी जो है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। अब यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि भैया आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत और परंपरागत सिद्धांत राजनीतिक सिद्धांत के बीच की रेखा क्या है? कहां से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जन्म होता है, किस तिथि या किस वर्ष के बाद से और किस वर्ष के पहले की अवधारणा को जो है परंपरागत अवधारणा कहा जाता है? आप लोग एक बार तेजी से उत्तर करेंगे। कोई एक घटना है जिस घटना के बाद की राजनीतिक अवधारणा को आधुनिक राजनीतिक अवधारणा के रूप में जाना जाता है और उस घटना के पहले की घटना को जो है वो परंपरागत घटना के रूप में राजनीतिक अवधारणा के रूप में जाना जाता है। चले, कम से कम इतना तो याद रहना चाहिए आप लोगों को। ध्यान रखिएगा, राजनैतिक चिंतन में सबसे बड़ा परिवर्तन आता है आपके सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। इस पे कई बार चर्चा कर चुका हूं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की अवधारणा को हम लोग जो है आधुनिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके पूर्व की घटना जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के पूर्व की जो घटना है उसे परंपरागत के रूप में जाना जाता है। जो परंपरागत अवधारणा है इस पे आपको जो प्रभाव दिखेगा वो यूनान का दिखेगा, यानी यूनानी विचारकों का। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यह केंद्र बिंदु जो है वो रूस और अमेरिका, खास करके यूएसए की बात करते हैं क्योंकि शिकागो विश्वविद्यालय से इसकी शुरुआत होती है तो हम यूएसए ही कह लेते हैं। ये मोटा मोटी कम से कम इतनी चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। यदि टाइमलाइन यदि आपको क्लियर नहीं रहेगा तो आप कभी भी जो है ऐसे प्रश्नों में गलती आपसे हो सकती है। फिलहाल के लिए इस प्रश्न में आप चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टर्न, हेराल्ड लासवेल के साथ जाइए। उपयुक्त सभी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह कथन है मिल्टन का, कांट का, रूसो का या लॉक का? तेजी से उत्तर करिएगा और साथ में बताइए कि यह परंपरागत राजनीतिक अवधारणा का कथन है या आधुनिक राजनीतिक अवधारणा का कथन है। चले, इस कथन का संबंध किस राजनीतिक अवधारणा से है? आप लोग उत्तर करेंगे। सी विकल्प के लिए आप सभी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न में। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। लेकिन अभी भी जो है कोई ये नहीं बता रहा है कि यह आधुनिक अवधारणा से संबंधित कथन है या परंपरागत अवधारणा से संबंधित कथन है। चलें, तो जितने सारे लोग रूसो की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर तो बिल्कुल सही हो जाएगा भैया। चलें, तो जो लोग परंपरागत अवधारणा की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग तीसरे विकल्प के साथ जाइएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? आपको बताना है। अनुच्छेद 260, 355, 109, 365 दिया हुआ है और इस अनुच्छेद में वित्त विधेयक के संदर्भ में क्या बात की गई है बस ये बता दीजिए। शब्दशः जाने की जरूरत नहीं है, बस थीम बता दीजिए कि क्या बात है उसमें। थीम क्या है इस आर्टिकल का? अनुच्छेद 109 की बात कर रहे हैं आप सभी लोग, तो बता दीजिए भाई।
चलें, दीपा द्विवेदी परिभाषा की बात कर रही हैं। बाकी लोग भी बताएँगे। सबका उत्तर 109 के लिए सही है। चलिए बहुत बढ़िया। वो तो मैं भी कह रहा हूँ वित्त विधेयक की बात की गई है। चलिए ध्यान रखिए, इसमें जो है वो वित्त विधेयक की प्रक्रिया दी हुई है। और जब 110 की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें परिभाषा दी हुई है। आप इसमें तीसरे विकल्प के साथ जाइए, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। एक वित्त विधेयक धन विधेयक होता है, इसमें कहीं कोई डिबेट नहीं है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव या सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलें, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान का पहला प्रारूप जो 270 अनुच्छेद वाला तैयार किया गया था, वो डॉक्टर बी एन राव के द्वारा किया गया था और इन्हें जो है वो वैधानिक परामर्शदाता या संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद में। उत्तर आपका जो होगा तीसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इसमें तीसरे विकल्प के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न दिया है कि न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? आपको जुडिशियल रिव्यू के लिए उत्तर करना है, तेजी से उत्तर करिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा भारतीय संविधान में किस संविधान की देन है या भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस संविधान से प्रेरित होकर भारत में जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को स्वीकार किया था? आप लोग उत्तर करेंगे। सबका उत्तर जो है बी विकल्प के लिए ही आ रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है जिसकी व्याख्या मुझे करनी पड़े। आगे बढ़िए। अगला दिया है कि भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काफ़ी बार इस प्रश्न को लेके कन्फ्यूजन होता है। उत्तर करिएगा इसके लिए। हालाँकि इसमें विकल्प जो है वो आसान बना दिया गया है। यदि इसी प्रश्न में दिया होता 26 नवंबर 1949, तब आप क्या करते? चलें, तो ध्यान रखिएगा। इसमें लागू होने की तिथि पूछा गया है। तो लागू होने की तिथि जो है वो आपके 26 नवंबर 1950 है। ठीक है, 26 जनवरी माफ करिएगा। और 26 नवंबर 1949 को यदि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित शब्द दिया हुआ है। तो जब भी प्रश्न आपसे पूछे और पूछा जाए अधिनियमित कब किया गया, अंगीकृत कब किया गया या आत्मार्पित कब किया गया, तब आप 26 नवंबर का चुनाव करिएगा। 26 नवंबर को भारतीय संविधान के मूल अधिकार से संबंधित कुछ अनुच्छेद लागू जरूर होते हैं, लेकिन पूर्ण संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं होता है भारत में। पूर्ण संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 से लागू होता है और इसी तिथि को जो है वो संविधान के प्रारंभ की तिथि यानी संविधान के प्रारंभ होने की तिथि इसको माना जाता है 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखिएगा। अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित शब्द यदि प्रश्न में आया है तो 26 नवंबर 1949 का प्रयोग करिएगा, क्योंकि इसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया हुआ है। लेकिन यदि संविधान के प्रारंभ होने की तिथि पूछा जा रहा है, संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने की तिथि पूछा जा रहा है या सिर्फ संविधान के लागू होने की बात पूछी जा रही है, तो आप 26 जनवरी 1950 का ही चुनाव करेंगे। आगे बढ़े, किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए, भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक हुई थी, कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या 9 दिसंबर 1946 को? तेजी से उत्तर करिएगा।
चलें, सभी लोग इसमें डी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं। तो जब भी संविधान निर्मात्री परिषद की बैठक की बात आती है तो आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। आप जो है 3 डेट तो भैया कंपल्सरी याद रखिए, 9, 11 और 13। 9, 11, 13 दिसंबर की बात की जा रही है यहाँ पे 1946 की, 1946 की। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946, ये 3 महत्वपूर्ण जो हैं वो तिथियां हैं। प्रथम 3 बैठक हुई थी, जिसमें यहाँ पे आपके अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव, अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, आप लोग तेजी से कमेंट करके बताएंगे। 11 दिसंबर को आपके स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया था और 13 दिसंबर को आपका उद्देश्य प्रस्ताव, जो आपकी प्रस्तावना बनी है या उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर को रखा गया था सदन में पंडित नेहरू के द्वारा। चलें, चलें, तो एसएन सिन्हा को, एसएनएस में लिख दे रहा हूँ, एसएन सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है वो 1 दिन के लिए यानी पहली बैठक के लिए जो है वो अध्यक्ष चुना गया था। स्थायी रूप से अध्यक्ष किसे चुना गया, चलिए। तो इसमें भी क्या बात कर रहे हैं आप? अभय प्रताप जी, ऐसी गलती क्षम्य नहीं है। चलें भैया, स्थायी अध्यक्ष के लिए आप लोग राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहे हैं। छोटी-छोटी गलती आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। चलिए, फिलहाल 9 दिसंबर 1946 को जो है वो संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ठीक है, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो चुना जाता है अस्थायी अध्यक्ष। आगे बढ़िए। पूछ रहा हूँ, कुछ बता रहे हैं, कुछ आप लोग। चलिए, इंडियन इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सरदार भगत सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं। शिक्षा मंत्री मैंने नहीं पूछा, कानून मंत्री नहीं नहीं मैंने नहीं पूछा। जो पूछा आप लोग उसी का उत्तर किया करिए। चले, चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। आ जाइए, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम बता दीजिए। यदि आप लोग चले, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कोई भी इसमें सही नाम नहीं दिया हुआ है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक जो है वो आपके सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस को जो है वो आपके अध्यक्ष के इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है। आप लोग तीसरे चौथे विकल्प के साथ ही जाइए। अगला प्रश्न, गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का प्रतिपादन किसने किया था? आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री। चलें भैया, गुटनिरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन। भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता जो है एक महत्वपूर्ण हथियार है, जिसको हम लोग लेके शुरू से चल रहे हैं। तो आप लोग उत्तर करिएगा इस प्रश्न के लिए। चलें, ध्यान रखेंगे। जब विदेश नीति पूछा जा रहा है, गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का प्रतिपादन, तो भैया ये सीधे किसके बारे में पूछा जा रहा है? भारत की विदेश नीति के बारे में। और भारत में जो है वो गुटनिरपेक्षता की वकालत कौन कर रहे थे? आपके पंडित नेहरू कर रहे थे। ठीक है? तो भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को स्थान देने वाले पहले भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। उत्तर आपका ए विकल्प के लिए सही होगा, जो लोग ए विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपको दिया है, संपत्ति संबंधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपको बताना है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, ट्रॉट्स्की ने या दादा भाई नौरोजी ने? चलें, तेजी से उत्तर करिएगा। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन
चलिए सब लोग इसमें एम के गांधी की बात करेंगे। यदि आपसे पूछूं कि क्या है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत तो कितने सारे लोगों को क्लियर है। चलिए समय बर्बाद नहीं करूंगा, ध्यान रखिए। ट्रस्टीशिप का मतलब ट्रस्ट, आप सभी ने यदि कोई ट्रस्ट देखा हो, किसी ट्रस्ट के बारे में जानते हो तो ट्रस्ट का कार्य क्या होता है। ट्रस्ट के पास जितना भी धन है या जितनी भी संपत्ति है, इस संपत्ति को जो है यह ट्रस्ट दो रूपों में खर्चा करता है। कैसे कैसे खर्चा करता है भैया। ट्रस्ट पहला कार्य करता है अपनी आवश्यकता की पूर्ति, अपनी आवश्यकता की पूर्ति, यानी जो दैनिक खर्चा है उसको जो है किया जाता है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के बाद जो शेष धन बचता है, वह शेष धन जो है वो ट्रस्ट जन कल्याण में खर्चा करता है। आपके महात्मा गांधी जी का मानना था कि संपत्ति पे जो है वो किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होना चाहिए। चाहे आपके पास जितनी भी संपत्ति हो, लाखों हो, करोड़ों हो, अरबों हो, खरबों हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इससे जो है सबसे पहले क्या करिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लीजिए। जो भी आपने धन कमा के या संपत्ति आपने एकत्रित की है, इससे आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति करिए। शेष जो कुछ भी बच रहा है आपके पास, वह सब जन कल्याण में खर्चा करिए। उन सबका जो है उपयोग जन कल्याण के कार्यों में होना चाहिए। जी। तो आप सभी लोग इस प्रश्न में महात्मा गांधी के साथ जा रहे हैं तो उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह कथन किसका है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, टीजीटी में कई बार पूछा जा चुका है। आपको प्लेटो, हेगेल, ग्रीन और गिलक्राइस्ट दिया हुआ है, चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चलिए ब्यूटी जी, गुड इवनिंग। जी, चलिए सार्वजनिक शब्द का प्रयोग किया है अनुराधा जी ने। बिल्कुल, जन कल्याण का मतलब हो गया सार्वजनिक कल्याण के लिए व्यय करना। चले भैया तेजी से। राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है। सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चले भैया कोई बात नहीं, सबका उत्तर जो है बिल्कुल सही आ रहा है। यदि आप कॉपी नहीं कर रहे हैं, अपने आधार पे उत्तर कर रहे हैं, तो टीएच ग्रीन के लिए सबका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यानी यदि आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं और उसमें जो आपके कार्य में यदि कोई बाधा आ रही है, तो उस बाधा को कौन दूर करेगा। आप नहीं दूर करेंगे, राज्य उस बाधा को दूर करके आपके मार्ग को प्रशस्त करेगा। ऐसा मानना आपके टीएच ग्रीन का है, राज्य को जिम्मेदारी ये देते हैं। तीसरा विकल्प आपका जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एडम स्मिथ ने, मार्शल ने, रॉबिन्स ने या कार्ल मार्क्स ने। चलें भैया, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत साथ में क्लियर है तो आप लोग क्लियर भी लिख दीजिएगा। यदि क्लियर नहीं होगा तो मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। अनुराधा जी बफरिंग नहीं हो रही है, आप एक बार अपना इंटरनेट चेक कर लें। चलें, कितने लोगों को अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्लियर है। चलें भैया, तो अच्छी बात है। कार्ल मार्क्स महोदय ने जो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था, दास कैपिटल इनकी एक पुस्तक है उसमें। और इस बेसिकली इसको समझ लीजिए कि इसमें इन्होंने क्या कहा था, बस इतना आप समझिए। लैंग्वेज में नहीं, आपको एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए यह एक गिलास है और इस गिलास को फैक्ट्री में बनाने में 5 रुपए खर्च हो रहा है, ठीक है। लेकिन
या फैक्ट्री में 5 रुपए टोटल मजदूरी और आपका जो है जो भी इसमें रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, उन सबको लेके 5 रुपए इस गिलास को बनाने में खर्च हुआ। लेकिन यही गिलास जब मार्केट में आ रही है, तो यह गिलास जो है, वो आपके 20 रुपए में बिक रही है। कार्ल मार्क्स महोदय कह रहे हैं कि भैया एक आदमी जो मज़दूरी कर रहा है, वो मज़दूरी करके गिलास 5 रुपए में बना रहा है और वही आदमी जब मार्केट में खरीदने जा रहा है, तो वो 20 रुपए में खरीद रहा है। यानी 15 रुपए का डेफ़िसिट है और ये 15 रुपए है क्या? यह आपके पूँजीपति का लाभ है, पूँजीपति इसमें लाभ कमा रहा है। तो ये जो अतिरिक्त मूल्य है, इसका विरोध कर रहे थे आपके कौन? कार्ल मार्क्स महोदय। और अतिरिक्त मूल्य का विरोध करने का मतलब क्या हो गया कि पूँजीपति का विरोध कर रहे थे ये, ठीक है? तो इनका मानना ये था, बस कार्ल मार्क्स यही करना चाहते थे अपने वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा में। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कहा था कि भैया आप कार्य करिए, जितनी आपकी योग्यता है, अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करिए और उतना ही आप उपभोग भी करिए। आपको इस अतिरिक्त मूल्य का बीच में कोई नहीं होना चाहिए। आपके कार्य और आपके आप यदि जो मेहनत कर रहे हैं और आप जो अर्न कर रहे हैं, उसके बीच में कोई नियंत्रक नहीं होना चाहिए। यदि कोई नियंत्रक होगा, तो वो लाभ कमाएगा। इसलिए इन्होंने उस बीच के पूंजीपति को समाप्त करने की बात की थी और इन्होंने जो मजदूर वर्ग है उसको क्रांति करने का सलाह दिया था। आप सभी ने पढ़ा होगा कार्ल मार्क्स को यदि अच्छे से, तो आप सभी को ये सारी कहानी पता होगी। उत्तर आपका चौथे विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया है, स्पिरिट ऑफ लाज पुस्तक के लेखक का नाम है रूसो, मॉन्टेस्क्यू, हेनरी मैन या दुर्गादास बसु। चलें तेजी से उत्तर करेंगे। स्पिरिट ऑफ लाज के लिए उत्तर करेंगे। कई बार पूछा गया है, टीजीटी में, पीजीटी में, यूजीसी नेट में स्पिरिट ऑफ लाज नामक पुस्तक पूछी जा चुकी है। मॉन्टेस्क्यू इसके लेखक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। यदि आप नोट डाउन करना चाहें तो अपने आपसे बार-बार आप लोगों को सुझाव देता हूं कि जितने भी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनको सबसे पहले 2 काम करना चाहिए। क्या-क्या करना चाहिए भैया? कि आप 2 पतली-पतली कॉपी बना लीजिए या एक ही कॉपी में जो है 2 हिस्सा कर लीजिए और उसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। एक हिस्से में जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ आप स्टेटमेंट लिखिए, चाहे जहाँ से कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट आपको मिल जाता है, किसी थिंकर का, उस स्टेटमेंट को लिखिए, क्रम से लिख लीजिए। और दूसरे हिस्से में आप जो है बुक्स का लिख लीजिए। दूसरे हिस्से में जो है आपको बुक्स को लिख लेना है। कौन-सी बुक जो है, बुक का नाम लिखिए, राइटर का नाम लिखिए। आपके बुक और राइटर का नाम होना चाहिए, साथ में आप लिखना चाहें तो ईयर लिख लीजिए और इसमें जो है इस पुस्तक का थीम लिख लीजिए। इस पुस्तक का बेसिकली इस पुस्तक में क्या दिया गया है? जी, बिल्कुल, हर जगह पूछा जाता है। ये कर लीजिए और साथ में अब इसके अलावा जब ये काम आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो 4-5 पेज या 10 पेज लगेगा। पीजीटी वालों को थोड़ा 2 पेज अधिक लगेगा, यूजीसी नेट वालों को और 2-4 पेज अधिक लगेगा या मैक्सिमम मैं आपको बता दूँ 20 पेज लगेगा। जितने वाद हैं, आप एक सूची बनाइए, जितने वाद हैं सारे वाद को लिखिए। वाद के समर्थक कौन हैं? इसके विरोधी कौन हैं? ठीक है? इस वाद से संबंधित पुस्तक कौन-कौन सी है? इस वाद का मुख्य इसकी मुख्य बातें क्या हैं? यदि इस कार्य को आप कर लेते हैं, कोई भी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट का यदि अभ्यर्थी है, यदि ये पहला काम स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेता है, सभी बुक्स को कलेक्ट कर लेता है और उसके बाद सारे वाद को क्लियर कर लेता है और उसका एक चार्ट बना लेता है, ये टोटल जो आपका नोट्स बनेगा, ये बनेगा आपका 30 पेज का या मैक्सिमम मैं कह दूं तो 40 पेज का। और ये 40 पेज का जो नोट्स है यही आपका सिलेक्शन कराएगा। आप लोग जो है इस बात को गांठ बांध के रख लीजिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, उपयोगितावाद सिद्धांत का जनक माना जाता है। उपयोगितावादी सिद्धांत का जनक माना जाता है, आपको बताना है। मुसोलिनी को, हिटलर को, मील को या जेरेमी बेंथम को, चारों में से किसी एक का चुनाव करिएगा। चलें
उपयोगितावाद का विचार जेरेमी बेंथम का मौलिक विचार है या किसी और थिंकर के विचार को? दीपा द्विवेदी जी बिल्कुल। टीजीटी पीजीटी सारा जो है वो सिलेबस लगभग एक जैसा है। पीजीटी में थोड़े कुछ राइटर्स अधिक हैं, कुछ टॉपिक अधिक हैं। तो जो पीजीटी के जो प्रश्न होंगे वो मैं आप लोगों को मेंशन कर दूंगा कि भैया ये पीजीटी का प्रश्न है। पीजीटी के प्रश्नों को सबसे लास्ट में कराऊंगा, अभी सिर्फ टीजीटी के प्रश्नों को शुरू में जो कम से कम 10-12 टेस्ट होंगे वो कंप्लीट आपके टीजीटी के ही होंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन ही है। चलें तेजी से उत्तर करिएगा। तो जो लोग इसमें जेरेमी बेंथम की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयोगितावादी सिद्धांत का जनक जो माना जाता है वो जेरेमी बेंथम को माना जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन जेरेमी बेंथम का ये मौलिक विचार नहीं है, ठीक है। डेविड ह्यूम के विचारों से जो है प्रेरित होकर जेरेमी बेंथम ने डेविड ह्यूम के विचारों को ही जो है एक ऑर्डर में लगाया, उसमें अपना कुछ नया विचार दिया और उससे जो है उपयोगितावाद का जन्म होता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चौथा विकल्प आपका जेरेमी बेंथम के लिए सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत आपसे पूछा है, आसान सा प्रश्न है। कार्ल मार्क्स ने, गिलक्राइस्ट ने, जेम्स प्रथम ने या एच.जे. लास्की ने? चलें भैया, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। थोड़ा तेजी से आप लोग करें क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी आज क्लास को ओवर करूंगा। चलें, तो जो लोग इसमें जेम्स प्रथम की बात कर रहे होंगे, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की को प्रतिपादित करने वाले जो विचारक हैं वो आपके जेम्स प्रथम है। उत्तर आपका तीसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। आपको उत्तर करना है भैया, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? आपको मेहरचंद महाजन दिया हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह या उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर करेंगे। चलिए, और यदि आप चौथे विकल्प का चुनाव करेंगे तो उस व्यक्ति का नाम भी बताएंगे कि कौन था। डी विकल्प के लिए आप सभी लोग उत्तर कर रहे हैं। तो कानून मंत्री के रूप में, पहले कानून मंत्री के रूप में किसे जो है वो पद दिया गया था, किसने संभाला था कानून मंत्री का पद? चलिए, अम्बेडकर जी के लिए कुछ लोग उत्तर कर रहे हैं। चलिए, तो जो लोग बी आर अम्बेडकर की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उत्तर आपका चौथे विकल्प के लिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया है, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था, यह कथन किसका है? आपको ग्रोसस दिया हुआ है, हॉब्स दिया है, मैकियावेली या सेंट ऑगस्टाइन दिया है। किसी एक को चुन लीजिए और तेजी से उत्तर करिएगा। प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी है। चलें, ये सभी जो है आपके हॉब्स महोदय हैं। हॉब्स महोदय प्राकृतिक अवस्था में मानव के जीवन को जो है वो सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी बताते हैं और इन्हीं अवस्थाओं में सुधार करने के लिए इन्होंने एक समझौता कराया, जिसे आप लोग जो है वो समझौता सिद्धांत कहते हैं, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो ये समझौता कराते हैं और इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, किसके माध्यम से? राज्य रूपी संस्था के माध्यम से। उत्तर आपका जो हो जाएगा वो हॉब्स के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग हॉब्स के साथ जाइएगा। हॉब्स महोदय को जो है वो जो है वो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के लिए भी जाना जाता है। चलें भैया, निरंकुश राज्य की बात करते हैं मैकियावेली महोदय। चलिए, दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कौटिल्य ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने या महात्मा गांधी ने? चलिए, दार्शनिक राजा, फिलोसोफर किंग। चलिए, तो फिलोसोफर किंग या दार्शनिक राजा की बात करेंगे या दार्शनिक राज्य की बात करेंगे तो प्लेटो महोदय जो है, जिन लोगों ने टीजीटी पीजीटी की एबीसीडी शुरू की होगी उनको भी जो है वो
ये पढ़ने को मिला होगा, क्योंकि आपके सिलेबस का पहला दूसरा टॉपिक ही है दार्शनिक राज्य की अवधारणा, जो प्लेटो के द्वारा दी गई है। तो आप लोग इस प्रश्न में जो है वो दूसरे विकल्प के साथ जाएंगे, प्लेटो महोदय के साथ। प्लेटो महोदय आपके लिए जो है सबसे उपयुक्त आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न दिया है, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। यह कथन है लिकॉक का, मैकाइवर का, जैक्स का या गैटल का? चलेंगे। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। आपको उत्तर करना है इस प्रश्न के लिए। चलें, तो इस प्रश्न को 2-3 दिन पहले जब क्लास हुई थी तब भी मैंने आपको कराया था। रक्त संबंध की बात जब करते हैं और रक्त संबंध जो है वो समाज को जन्म देता है और समाज जो है वो कालांतर में राज्य को जन्म देता है। तो आप मैकाइवर महोदय का चुनाव कर लीजिएगा। आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इस प्रश्न में दूसरे विकल्प के साथ ही जाएँगे। चलिए, दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास जो है वो पसंद आई होगी। और अब जो है मंडे से आप सभी को सारी चीज़ें नियमित हो जाएँगी। मंडे से आपको सारी क्लासेस मिलने लगेंगी। अभी तो दोस्तों आपके अ, टीजीटी पीजीटी के लिए रात 9:15 बजे से नियमित रूप से आप लोगों को जो है दोस्तों ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास देखने को मिलेगी। आप लोग नियमित रूप से हमारे साथ जुड़िए। क्लास को थोड़ा-सा अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करिए, चूँकि बीच में 2 महीने मेरी क्लास बंद थी, तो बहुत सारे लोगों को जो है लग रहा है कि सर ने क्लास बंद कर दी है। तो ऐसा नहीं है, अब फिर से आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है और नियमित रूप से चलेगी। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों मित्रों तक पहुँचाइए। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप सुझाव ज़रूर मुझे भेजें। आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 7007701847 मेरा नंबर है। आप अपना सुझाव मुझे भेज सकते हैं। यदि कोई आपको समस्या आ रही है तो भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज़रूरत होगा तो मैं आपसे स्वयं बात कर लूँगा, या आप मुझे कर दीजिएगा मैसेज कि सर बात करना चाहते हैं, मेरी कोई समस्या है, उसका समाधान ढूँढ रहा हूँ। तो मैं आपकी हर तरीके से मदद करने का प्रयास करूँगा। फिलहाल के लिए आप लोग जाते-जाते क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अभी मुझे अनुमति दीजिए, कल फिर से मैं आप लोगों से मिलूँगा रात के 9:15 बजे एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।